काफी नियर है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को मैं कहूंगा इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि ये कोई भी पुर्जे में जाकर रिपेयर, रिडिजाइन एंड रिस्ट्रक्चर कर सकता है। सादी भाषा में कहेंगे तो यही वो ईश्वर है, यही वो कुदरत की सत्ता है जो हमारे शरीर में बैठी है। इससे सब कुछ हो सकता है। जब कुछ नहीं होता है तो सब कुछ इससे होगा, क्योंकि ये स्लाइड पे बड़ा ध्यान देना। आज तक साइंस मानता था कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डी है। हर हड्डी के बीच गादी होती है, दो हड्डी आपस में टच नहीं होती है। जैसे इस जॉइंट में भी है, व्रिस्ट जॉइंट में भी है, एल्बो में भी है, गादी है बीच में। लेकिन कॉमनली घुटना, कमर, सर्वाइकल की गादी घिसने का हमें नॉलेज है, बाकी नहीं है। उसे कार्टिलेज कहते हैं। आज तक साइंस मानता था कि कार्टिलेज एक बार डिजेनरेट हो गए तो वापस नहीं बनेंगे। उसको तोड़ा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ने, उस सिस्टम को तोड़ा है। ये मसल्स बनाता है, मसल सेल्स बनाता है। जैसे एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जिसमें मसल सेल डिजेनरेट होने की बीमारी होती है। जिस इंसान को बीमारी होती है, पैर के हुई, थाई में हुई, तो थाई के मसल डिजेनरेट होके उसका पैर बिल्कुल ऐसे स्टैंडिंग एक लकड़ी जैसा हो जाता है। कमर में भी होता है, कमर के मसल्स में भी बीमारी हो सकती है, सर्वाइकल में होता है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी कहते हैं। दुनिया में इसका इलाज नहीं है। ऐसे केस में डेफिनेटली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हेल्प करेगा। ये बोन को बनाने में मदद करता है, लिवर को, किडनी को। आपको पता है एक बीमारी है किडनी फेल होना, यानी मरीज चले जाता है डायलिसिस पे। कितनी किडनी होती है? 2। लेकिन मरीज क्या करते हैं? डॉक्टर साहब एक मरीज की दोनों किडनी फेल है। अरे भाई 2 ही होती है, फेल होगी तो दोनों ही फेल हो जाएगी ना। तो किडनी जब फेल होती है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। पहले होता क्या है, चेकिंग होती है क्रिएटिनाइन, सीरम क्रिएटिनाइन से पता चलता है। सीरम क्रिएटिनाइन 1.5 के नीचे होना चाहिए, जनरली 1.1 1.2 ऐसा रहता है। इसको नॉर्मल किडनी फंक्शन कहते हैं। और यूरिया भी चेक करना होता है। लेकिन मेन क्रिएटिनाइन, जब क्रिएटिनाइन 1.5 को क्रॉस करता है तो समझ लीजिए किडनी में कुछ खराबी है। धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। जब क्रिएटिनाइन 9 क्रॉस कर जाता है या 10 क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस यानी कि पेशेंट का पूरा ब्लड मशीन में जाता है, मशीन फिल्टर करता है, फिर उसको वापस भेजता है, इस प्रक्रिया को। तो उस किडनी के सेल्स को भी ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 वापस बनाता है। ये बहुत बड़ी रिसर्च है, यानी कि किडनी के मरीज के लिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है नर्व सेल। हमारी नर्वस सिस्टम जिस सेल से बनी है उसका नाम है न्यूरॉन्स नाम के सेल से हमारी नर्वस सिस्टम बनी है। आज तक साइंस का मानना है कि नर्वस सिस्टम के सेल, न्यूरॉन्स अगर डिजेनरेट हुए तो वो वापस नहीं बनेंगे, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 उसको वापस बनाता है। फिर क्या है? लंग्स। आज तक साइंस मानता था कि लंग्स के सेल्स वापस नहीं बनते हैं, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लंग्स के सेल्स को वापस बनाता है। और फाइनली आज तक साइंस मानता था पैनक्रियास के बीटा सेल्स वापस नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 उसको वापस बनाता है, रीजनरेट करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा, कार्टिलेज वापस बनाता है, किडनी सेल, नर्व सेल, लंग सेल है, डायबिटीज में पैनक्रियास के बीटा सेल। तो आप क्या सोचते हो, आज दोगे और कल से बनना शुरू होगा? नहीं। जैसे ही आईजीजी दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोमोड्यूलेटर जो हिस्सा हमने पहले देखा वो उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड करना शुरू करता है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 डायबिटीज है तो पैनक्रियास के सेल्स को बनाना शुरू करेगा, घुटना है तो कार्टिलेज बनाना शुरू करेगा। लेकिन ये रीजनरेशन प्रोसेस के लिए साइंस क्या कहता है?
40 साल की उम्र, 4 महीने की उम्र से 40 साल तक में इतना घाटे का धंधा किया है, वो 4 दिन में रिकवर होगा? नहीं, 40 महीने लगेंगे उसके लिए। 40 महीने लगेंगे। तो साइंस कहता है कि अगर आपको 40 महीना यानी कि 3-3.5 साल अगर तपस्या करने की क्षमता है, पुराने राजा महाराजा लोग 2-2 साल तपस्या करते थे, जाके गौ सेवा करते थे, यही दूध पीते थे, एक्सरसाइज करते थे, कुदरत के वातावरण में रहते थे, तब जाके उनको कायाकल्प की उपलब्धि होती थी। अगर किसी इंसान की 40 महीना यानी 3-3.5 साल खाने की तैयारी है, मान लो एक 60 साल का आदमी वो इसको खाना शुरू करे, तो जब वो 64 ईयर का हो जाएगा तो 55 जैसी रहेगी उसकी फिटनेस, और 70 का हो जाएगा तो 50 जैसी फिटनेस रहेगी, क्योंकि ये तो रिवर्स एजिंग से लेके बहुत कुछ करते आगे हम देखने वाले हैं अभी। क्लियर? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये अगर बच्चों के अंदर कम बनेगा तो बच्चा ड्वार्फ बौना रह जाता है, बौना। नॉर्मल बनेगा तो नॉर्मल हाइट होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बनेगा तो एक खली जैसा एबनॉर्मल इंसान पैदा हो जाता है, ओवर हाइटेड हो जाएगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 और इंसुलिन दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसा है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियास के सेल्स को रीजनरेट करता है, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 इंसुलिन जैसा काम करता है। इस तरह डायबिटीज के मरीज के अंदर आईजीजी प्लस यूनिक रोल प्ले करेगा लेते रहने से। नर्व ग्रोथ फैक्टर, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स जो है न्यूरॉन्स कहते हैं उसे। जब ब्रेन हेमरेज होता है तो ब्लड न्यूरॉन्स पे स्प्रेड होता है और कई न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, या ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज होता है तो कुछ हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचने से न्यूरॉन्स डिजेनरेट होते। तो ब्रेन में हेमरेज होने से या तो ब्लॉकेज होने से पैरालाइज होता है, न्यूरॉन्स डैमेज हुए। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब एक इंसान को पैरालाइज हो गया हेमरेज या ब्लॉकेज से, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। किस लिए? इलाज कराने के लिए। तो आपको क्या लगता है पैरालाइज का कोई अलग इलाज है? नहीं, पैरालाइज का कोई इलाज ही नहीं है। हकीकत में डॉक्टर लोग करते क्या है वहां, वो क्या करते हैं, साइड ट्रैक। बीपी हाई है, ठीक है कम करो, शुगर हाई है कम करो, प्रेशर कम करो, कोलेस्ट्रॉल कम करो, एसिडिटी कम करो, सब कम करते जाओ। साइड ट्रैक करते करते जब मरीज को कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग मेथड होती है, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होती है। बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जितना प्रॉब्लम है उसमें से खुद को बाहर लाने की कोशिश करती है। उस कोशिश में साइड ट्रैक ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी को सपोर्ट मिलता है और काफी हद तक मरीज ठीक होता है। फिर डॉक्टर कहते हैं ठीक है अब इसको फिजियोथेरेपी करो। क्या कहते हैं? अब इसको फिजियोथेरेपी करो। एक्सरसाइज होती है फिजियोथेरेपी। तो हम कहते हैं चलो भाई इतना ठीक हो तो और रखो ना, 4 महीना पूरा ठीक करो। नहीं बोले अब फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। ओके, एक्सरसाइज करो। क्या है एक्सरसाइज की परिभाषा? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने हाथ पे हिलाए उसे एक्सरसाइज कहते हैं, दूसरा करे वो कुश्ती है। फिजियोथेरेपी अगर और एक्सरसाइज करा देगा तो शोल्डर डैमेज होता है, बहुत केस में डिस्लोकेट होता है। कैसे पता चलेगा? उसके शोल्डर को ऐसे चेक करोगे ना ऐसे, तो पता चलेगा ऐसा गैप मिलेगा। गैप का मतलब वो जो बॉल है वो बाहर निकल आया, फिर वो ठीक नहीं होता है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत लिमिट में करनी चाहिए। मैं एक्सरसाइज की परिभाषा कहता हूं कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने हाथ पर हिलाए वो एक्सरसाइज है, दूसरा करे वो कुश्ती है। एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए कि सर्कुलेशन ठीक रहे। लेकिन फिजियोथेरेपी का कंसेप्ट इस बेस पे डेवलप हुआ है, ध्यान देना बात पे, इस बेस पे डेवलप हुआ है क्या हो गया? चलिए ठीक है, बोला ऊपर से बंद नीचे तो क्या। फिजियोथेरेपी का कंसेप्ट इस बेस पे डेवलप हुआ है कि ये उंगली अगर हिल रही है ना,
हमारे राइट साइड की बॉडी को, नहीं कुछ नहीं होगा, भागो मत, अच्छा ठीक हाँ, हमारी राइट साइड की बॉडी को हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड की बॉडी को हमारा राइट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ये हाथ हिल रहा है ना, लेफ्ट ब्रेन की वजह से, उंगली हिलती है लेफ्ट ब्रेन की वजह से, पैर हिलता है ये लेफ्ट ब्रेन की वजह से, राइट वाला। तो अगर इसको एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि ब्रेन का वो एरिया स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट, ये कंसेप्ट है फिजियोथेरेपी का। लेकिन स्टिमुलेट होने से वहां का क्लॉट निकलने वाला नहीं है, और स्टिमुलेट होने से वहां न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते हैं। सिर्फ हाथ पैर को मूवमेंट इसलिए करना चाहिए ताकि वो जड़ ना हो जाए, लेकिन काम करेगा नर्व ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ब्रेन के न्यूरॉन्स को जब रिपेयर करेंगे और साथ में सर्कुलेशन को बरकरार रखने के लिए उसको मोमेंट देते रहेंगे, तो पेशेंट को रिकवरी अनबिलीवेबल आएगी, अलग तरीके से रिकवरी आएगी। तो ये नर्व ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीटा लेवी नाम की लेडी ने इसके ऊपर संशोधन किया, उसको नोबेल प्राइज मिली है। रीटा लेवी को इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिली है। ये नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के फंक्शन को ठीक रखता है। हमारा ब्रेन जितने लंबे उम्र तक अच्छा रहे उतना हमारा शरीर का फंक्शन अच्छा रहता है, क्योंकि यह है हेडक्वार्टर। हमारे ब्रेन के जरिए हमारे सारे शरीर की सिस्टम कंट्रोल होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मैकेनिज्म सिस्टम है। जैसे एग्जांपल, ब्रेन में एक हिस्सा होता है सेंटर में, हाइपोथैलेमस करके होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर हमारी हर सिस्टम के काल्पनिक केंद्र है, काल्पनिक केंद्र, खोलेंगे तो दिखेगा नहीं, केंद्र है। जैसे कि फूड इनटेक एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी सेंटर। इसका क्या मतलब है, ऊपर वाले ने इंसान को टंग और टेस्ट दिया है, जिसके कारण वो ओवर ईटिंग तो करेगा। जब वो ओवर ईटिंग करता है तो ब्रेन का वो सेंटर क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनाएगा, ज्यादा केमिकल सीक्रेट करेगा और उसको पचाने के लिए मेहनत करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन वहीं से होता है, हमारे लंग्स की एक्टिविटी वहीं से ऑपरेट होती है, ऐसी कई चीज वहां से ऑपरेट होती है। इसीलिए कभी कभी देखो, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जैसे कि अचानक मेंटल शॉक लगा, हार्ट अटैक आया, चले गए, कि वो सेंटर कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन एक्टिविटी सेंटर में गड़बड़ हुई, ये भी एक कारण होता है। कुछ लोगों को फीवर नीचे ही नहीं आता है, बिकॉज ऑफ हीट रेगुलेशन सेंटर में गड़बड़ है, तब एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल सब रिपोर्ट आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज है, तो उसको भी बैलेंस में रखने का काम है नर्व ग्रोथ फैक्टर का। न्यूरॉन्स की एक्टिविटी, एक न्यूरॉन्स डिफरेंट प्लेस पे 60,000 उसका अलग अलग जगह पे नेटवर्क कनेक्शन होता है, जस्ट लाइक टेलीफोन एक्सचेंज। एक इंसान की याददाश्त अच्छी कब रहेगी, जब उसका न्यूरॉन्स की एक्टिविटी फास्ट हो, एक्शन तक। तो इसीलिए मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है नर्व ग्रोथ फैक्टर से। आपको बहुत कुछ याद रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। जैसे देखो, मैं इतना सारा याद रख के बोलता हूँ, कितने सब्जेक्ट पे बोलता हूँ मैं, आप बोलो स्क्रीन पे, तो अभी स्क्रीन पे शुरू कर सकता हूँ, आप बोलो वीटा एसेंशियल पे बोलो। तो ये मेंटल कैपेसिटी को डेवलप करना है। मैं प्रोडक्ट खाता हूँ, आप भी खाइए। प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट होने चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। जब ये उसके नीचे आना शुरू होता है तो प्रॉब्लम शुरू होता है। 1 लाख के नीचे, 1.5 लाख के नीचे आए प्रॉब्लम शुरू होता है, 1 के नीचे आए तो प्रॉब्लम शुरू ज्यादा होता है, 50,000 के नीचे गए तो पेशेंट की हालत खराब होती है। डेंगू या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होती है। डेंगू या कई फीवर में प्लेटलेट नीचे जाता है। साइंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली वन ऑप्शन, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, फिर कम हो जाते, फिर चढ़ाने पड़ते, फिर कम हो जाते, ऐसा सिलसिला चलता है। इसलिए कि प्लेटलेट काउंट का कम होना ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी यानी कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हाइपर वर्क कर रही है, उसको पहचान नहीं रही है, उसको अपना बॉडी का नहीं मान के उसको मार देती है, फिर प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते ब्लड से।
लेकिन अपना ये IgG इसके अंदर इम्यूनोमोड्यूलेटर है प्लस प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। इम्यूनोमोड्यूलेटर क्या करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करेगा, उसको समझाएगा कि भाई ये तो अपना है, तो इसको मत मार, गलती मत कर, उसको समझाएगा तो वो समझ जाएगी सिस्टम। वो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर में प्लेटलेट बनाएगा। इस तरह अगर 2-2 गोली 3 बार दी जाए चूसने को, चौथे दिन प्लेटलेट काउंट 50,000 है तो लाख होने की पूरी संभावना है, और 7 से 10 दिन में 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है। रिसर्च से प्रूव हुआ है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, ये जितनी बात मैं कह रहा हूँ ना, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि लैंसेट एंड पबमेड में रिसर्च के पेपर सबमिट है, इन सब चीज पे कार्य हो चुका है। होता है तो होता है, ओनली वन सेंटेंस, होता है तो होता है। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ये करीब करीब 50 जितने अमाइनो एसिड से थोड़े कम अमाइनो एसिड से बना रहता है। ये अलग टाइप का होता है। इसका काम क्या है कि हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर की डैमेज को ठीक करता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, इसी संदर्भ में, यही स्लाइड मैंने, लेकिन ध्यान दीजिए बात, हमारे ब्लड को कंटिन्यू कैल्शियम चाहिए। वो कैल्शियम कहां से मिलता है? हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से हमारा ब्लड कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हमारी इंटेस्टाइन इन्फ्लेम हो जाती है, यानी कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन का देखिए मेडिकल में कोई भी शब्दों के पीछे आइटिस लगता है, आइटिस, जैसे लेरिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, कोलाइटिस, आइटिस। आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। तो कोलाइटिस, जब इंटेस्टाइन इन्फ्लेम होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब है पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इरिटेशन एंड हीट, ये मीनिंग है उसका। तो जब इंटेस्टाइन इन्फ्लेम रहेगी तो उसके जो पोर होते हैं वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो ब्लड को कैल्शियम कम मिलता है, कम एब्जॉर्ब होता है या नहीं मिलता है। लेकिन हमारे ब्लड को कंटिन्यू कैल्शियम चाहिए, तो हमारा हेडक्वार्टर गले के अंदर ग्लैंड है थायराइड, उसके अंदर होता है पैराथायराइड, उसको ऑर्डर देता है पैराथ्रोहॉर्मोन्स बनाओ। पैराथ्रोहॉर्मोन्स क्या करता है? बोन के कैल्शियम को निकालकर ब्लड को देता है, इससे हमारा कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन बोन का कैल्शियम कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। फिर एक बीमारी पैदा होती है, उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। बोन चौक जैसी हो जाती है, कभी भी टूट सकती है। तो क्या करते हैं लोग? कहते हैं मैं कैल्शियम खा रहा हूं। कितने समझदार लोग कैल्शियम खा रहा हूं। अरे भाई आंतड़ी इन्फ्लेम है, कैल्शियम खींचेगी नहीं, उल्टा उस कैल्शियम का लोड गिरेगा उस पर, कोई काम नहीं आएगा, बेकार। तो आंतड़ी इन्फ्लेम है, उसकी इन्फ्लेमेशन दूर करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। जब उसकी इन्फ्लेमेशन दूर होगी तो इंटेस्टाइन जब कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड को कैल्शियम मिलेगा, तो हमारे हेडक्वार्टर को ये मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ेगा? इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे हेडक्वार्टर को मालूम पड़ा इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रही है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है कैल्सिटोनिन बनाने। कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम को उठाकर फिर बोन को देने लगता है। हिसाब चुकता भाई, कर्जा नहीं रखता, चुकता हिसाब। ये लोग नहीं नहीं हम तो बहुत स्मार्ट आदमी है, कैल्शियम के इंजेक्शन ही ले लो। ठीक है, इंटेस्टाइन इन्फ्लेम है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कैल्शियम की गोली काम नहीं करी, इंजेक्शन लिया, ब्लड कैल्शियम बढ़ गया। लेकिन वो ब्लड का कैल्शियम बोन में जाएगा नहीं, क्योंकि वो बोन में जाने के लिए क्या चाहिए? कैल्सिटोनिन। ब्लड का कैल्शियम इंक्रीज होने से कैल्सिटोनिन नहीं बनता। आंतड़ी जब एब्जॉर्ब करती है तो ये बोलता है कैल्सिटोनिन बनाने। इट मींस वो ब्लड का कैल्शियम निकालने में किडनी मेहनत करके उसको फेंक देती है, नहीं फेंक पाई तो किडनी स्टोन होता है। तो इसका काम है उसको ठीक रखना, इन्फ्लेमेशन को, या अल्सर है उसको हील करना। जैसे पाइल्स में भी हेल्प करेगा, माउथ अल्सर में हेल्प करेगा, डियोडेनल अल्सर में हेल्प करेगा, स्टमक अल्सर में हेल्प करेगा, इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन, कोलाइटिस, सादी भाषा में कहो तो लिप से लेके एनस तक जो भी प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करता है।
इसलिए कोई भी चाहता है कि अपनी सिस्टम को करेक्ट करना है। और हमारे यहाँ क्या कहावत है, मध्य प्रदेश ठीक तो पूरा देश ठीक, है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश ठीक रहता है इसी से भाई, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा जिसको ठीक रखता है, जो इसके अंदर आईजीजी में है। अब है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये देखिए इस तरह, ये कुछ मैंने बताया कि सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा हेल्प करता है, और ये जो है रिपेयरिंग होना शुरू होता है। अंदर की जो मेम्ब्रेन्स है, आपको रिपोर्ट दिखेगा जिसमें ऐसा बताया जाता है कि नहीं? अब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करता है, कैंसर में हेल्प करता है, कैंसर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज में इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज में इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह एचआईवी के अंदर भी हेल्प करेगा, टी सेल्स की रेगुलर एक्टिविटी को बढ़ाएगा। टी सेल यानी कि जिसके जरिए हम ये कमांडो है, फाइटिंग एजेंट है। ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो शरीर के प्रोपोर्शनली डेवलपमेंट के लिए कब चाहिए? जब एक बच्चा छोटे से बड़ा होने लगता है तो उसका हाथ पैर शरीर प्रोपोर्शनली डेवलप होने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हर इंसान को ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत है, उसको मेंटेन रखने के लिए बॉडी को। पहले शरीर के विकास के लिए ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए, एक उम्र के बाद विकास खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी ग्रोथ हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जो इसके अंदर है। अब इसकी फिर से एक बार प्राइस देखते हैं। क्यों देखना है प्राइस? अब ये प्राइस अच्छी तरह समझ में आएगी। दोबारा देखिए, नव ग्रोथ जो है फैक्टर 1,80,000, एपिथेलियल सेल्स ग्रोथ फैक्टर यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 90,000, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1,84,800, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1,12,500, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 136,000, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2,87,100। इसके अलावा इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में आईजीएम मार्केट में मिलता है, उसका 14,800 है। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जिसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसलिए रिसर्च का रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। हर चीज में यहाँ रेफरेंस लिखा हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट ने कब रिसर्च किया है। हर स्लाइड के साथ रिसर्च के रेफरेंस मौजूद है। और रेफरेंस ये नीचे रेफरेंस है जो ऐसे व्हाइट में रहेगा अभी आगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑपरेशन कराने जा रहा है मरीज, मान लो किसी को हार्ट का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा 10 दिन बाद, पाइल्स का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, या घुटने का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, आंख का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और करना है, तुरंत इसको चालू रखो, चालू कर दो आईजीजी प्लस को। ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद। ऐसा करने से हीलिंग फास्ट होगा, क्योंकि जहां पे भी सर्जरी होती है वहां पे एपिडर्मल फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वेल्डिंग के लिए लगेगा कि नहीं, उसके रिकवरी के लिए लगेगा कि नहीं, उस ऑर्गन को टचअप करने के लिए लगेगा कि नहीं, लगेगा ना, टचअप के लिए। इसीलिए हर मरीज को ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद आईजीजी प्लस कंटिन्यू लेना चाहिए, जिससे उसके ऑपरेशन अच्छी तरह होगा, हीलिंग अच्छी तरह होगी, और हीलिंग के बाद उसको फायदा ऑपरेशन का पूरा होगा। 3 बात आ गई इसमें। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये भी रिसर्च हुआ है, वुंड हीलिंग इससे होता है बोल के रिसर्च हुआ है। ये नीचे जो भी लिखा है ना, ये रिसर्च के लिखा है, देखिए यूके में रिसर्च हुआ है। हाँ, तो ये नीचे रहेगा, ऊपर उसका फंक्शन रहेगा। डायबिटीज के अंदर जख्म हील नहीं होता है। क्यों? एक तो लो इम्यूनिटी, फाइब्रोब्लास्ट एंड एपिडर्मल की कमी, एक तो लो इम्यूनिटी, और दूसरा एपिडर्मल फाइब्रोब्लास्ट की वजह से होता नहीं है। जख्म जब हील नहीं होगा तो ये जख्म बढ़ते 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 बोन तक जाता है, फिर इन्फेक्शन होता है, पैर काटने की नौबत आती है। ऐसे केस में आईजीजी प्लस 2 गोली 2 बार या 2 गोली 3 बार भी चूस के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखिए डायबिटीज के अंदर जैसे ये कोई जख्म हिल नहीं हो रहा पाइल्स में या कोई दूसरा तरह कहीं भी हो गया, वो भी डायबिटीज नहीं है तो, और डायबिटीज में भी जख्म है तो भी यही हिल करेगा IgG प्लस। कोई इंसान जल गया है, रिसर्च हुआ, देखिए रिसर्च का नीचे रेफरेंस दिया हुआ है हर पेज पे। अगर कोई जल गया है तो जलने से क्या होता है, जलने के बाद फास्ट रिकवरी के लिए एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर चाहिए, इन्फेक्शन के बचने के लिए इम्यूनोमोड्यूलेटर चाहिए। तो इस तरह ये जो जले हुए केस में भी ये IgG अनबिलीवेबल वर्क करेगा। एक एक गोली 4 बार आप चूसने को दे सकते हैं। कोई जला हुआ कोई केस ऐसा है जिसको जल गया है तो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके अंदर आंतड़ियों में जब खराबी आती है तो उसमें भी IgG हेल्प करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि अल्सर हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, जिससे वजन घटता है, स्टमक पेन होता है, सब कुछ होता है, ये हेल्प करेगा। जख्म को हील करने के लिए ड्यूडेनल अल्सर, देखिए इस तरह वो मेडिकल रिपोर्ट निकाला जाता है ना चेकिंग में, एंडोस्कोपी वगैरह अलग अलग चेकिंग, तो इस तरह का रिपोर्ट रहता है, तो उसको हीलिंग करने में हेल्प करेगा। फैटी लिवर, इन दिनों बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है फैटी लिवर, जिसका भी पेट थोड़ा बाहर हो, ऐसे 100 लोगों का चेकिंग करेंगे तो 40 या 45 को फैटी लिवर मिलने की चांस रहते हैं। ऐसी कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे चल के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ लिवर पे होने वाला है, लिवर की बात है इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पुर्जा लिवर है, इसलिए कि लिवर 500 से ज्यादा डिफरेंट प्रकार का केमिकल बना रहा है, 1000 से ज्यादा डिफरेंट प्रकार के कार्य लिवर के हैं। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिवर के लिए ऑलरेडी हमने डिजाइनिंग करके रखा है। संजय मारू जी और हेमराज और भूषण जी मेरे घर आए थे, तो उनको मैंने पूरी लिवर के ऊपर जो स्लाइड मैंने तैयार कर रखी वो बताई थी मैंने। तो उसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा लिवर के ऊपर कि लिवर 500 से ज्यादा केमिकल बनाता है, 1000 से ज्यादा कार्य। इन दिनों लेटेस्ट रिसर्च ये आया है कि जिसकी भी उम्र 25-30 साल के ऊपर है, वो सारे लोगों में से करीब करीब 50% लोगों को जो भी बीमारी है वो वजह है उसकी लिवर। यानी कि लिवर को ही समझोगे तो बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो एक ट्रेनिंग लिवर की होगी। देखिए मैं हर महीने एक ट्रेनिंग लेने वाला हूं, 10 जन हो गए तो 10 जन को भी यही बोलूंगा, क्योंकि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, ये स्टूडियो में हूं मैं भी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बस कितने लोग बैठे ये मायने नहीं रखता है, आगे चल के यही सीढ़ी लोगों को देखनी है बस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि घुटने के बीच गादी घिसती है, तो ये देखिए ये इधर देखिए टच हो गया, ये यहाँ पे देखिए टच हो गया, यहाँ गैप है। एक्चुअली एक फाइन अच्छी तरह का पूरा एक लाइन गैप रहता है। गैप, जो गैप दिखता है ना वो गादी रहती है। जब गादी निकल जाएगी तो 2 बोन नियर आती हुई दिख रही है, देखिए, जिसको कहते हैं गैप बढ़ गया ऐसा कहते लोग, लेकिन गैप घट गया, भाषा उल्टी बोलते, लफड़ा है लाइफ में सब। अरे भाई गैप कम हो गया 2 हड्डी के बीच का, तो बोले नहीं वो घुटना घिस गया, गैप बढ़ गया है। सब उल्टा है दुनिया में। एक्चुअली गादी घिस जाती है, गैप कम होता है, 2 हड्डी नियर आती है, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। ओके, ठीक है। रेफरेंस है इधर, जैसे मैंने कहा था कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इसको वापिस बनाएगा। रिसर्च से प्रूव हुआ है कि बनता है, लेकिन लेने की तैयारी चाहिए। रिसर्च हुआ, देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कार्टिलेज, वॉल्यूम नंबर 9, इश्यू 2, जनवरी 2001। कितने साल पहले? 13 ईयर पहले। पिछले 200 साल पे इस काउ कोलोस्ट्रम पे रिसर्च चल रही थी, 200 साल से, लेकिन इसकी एक्चुअल रिसर्च कंप्लीट हुई 1986 से 2006 के बीच में। कंप्लीट रिसर्च हो गई। इतनी बड़ी रिसर्च होने के बावजूद भी आज भी ये कॉमन नहीं बन पाया है।